अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। महंगाई का जिन काबू क्यों नहीं आ रहा? अवाम फरियाद लेकर कहां जाएं? हमें भी दिहाड़ी लगाने दो, बाज वज़रा का इसरार। क्रिकेट के शायकीन के लिए बुरी खबर, शुएब मलिक और अब्दुल रज़्ज़ाक अनफिट हो गए। असल मामला क्या है? मौलाना फजलुर रहमान की तालिबान से मुज़ाकरात के लिए जिरगे की कॉल। क्या तालिबान से मुज़ाकरात का मामला आगे चल सकेगा? रोजाना उठ के जब हम अखबारों पर नजर डालते हैं तो जो खबरें जीनत बनी हैं अखबारों की या जिनको मीडिया नशर करता है वो बड़ी बड़ी खबरें हैं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी, नेटो सप्लाईज के खिलाफ धरना दिया जाएगा, तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं या ना किए जाएं, और जो सेक्टेरियन वायलेंस ने फलां शहर को अपने ग्रिप में ले लिया, फलां काफिर है, फलां मुसलमान है, फलां सुन्नी है, फलां शिया है, ये भी नहायत अहम इश्यूज़ हैं। यकीनन पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करते हैं, लेकिन एक और अहम मामला जिससे रोज़ाना पाकिस्तानी जिसका सामना करता है, गुर्बत का है, महंगाई का है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उसके हवाले से कोई धरने की बात नहीं करता। उसके हवाले से हम कभी कौमी असम्बली में कोई वाकआउट नहीं देखते। उसके हवाले से हम अपनी जो बड़ी क़यादत है, जिसे हम नेशनल क़यादत कहते हैं, उसके हवाले से कभी वहाँ से कोई हमें स्टेटमेंट नहीं आती। अगर आज हम कीमतों पर नज़र डालें, गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से महंगाई का खास कर एक ऐसा तूफ़ान है जिसने गरीब आदमी, और वो गरीब आदमी जो रोज़ाना सुबह दिहाड़ी लगाने के लिए निकलता है अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए, उसकी ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। अभी सर्दियाँ नहीं आई, लेकिन अंडे 300 रुपये दर्जन तक मुल्क के बाज़ इलाकों में पहुँच गए हैं। टमाटर को देखें, आलू को देखें, प्याज को देखें, कीमतें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन उनके हवाले से कोई बात नहीं करता। अब ये खबर आई है कि हुकूमत ने एक और IMF के साथ जो गुफ्तगू की है, जो एक और उनकी शर्त मानी है, वो ये है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग, जिन इलाकों में रिकवरी नहीं होती, वहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा होगी। गोया उन इलाकों में जहाँ कुछ लोग दयानतदारी से बिजली का बिल अदा भी कर रहे हैं, अब उनको भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। ये सारी सूरत हाल क्या है? हुकूमत वो मसाइल जो अवाम के मसाइल हैं उनकी जानिब क्यों तवज्जो नहीं देती? आज इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर उमर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और एक जो बात ECC की कमेटी की मीटिंग में आई थी, जिसमें जब ये कीमतों में इजाफे के हवाले से बात की जा रही थी, और वहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से ये समरी पेश की गई कि सब्जियों की कीमतों को कम करने के लिए टमाटर और ओनियन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाए, तो कुछ वज़रा ने वहाँ पर यह कहा कि नहीं, फार्मर्स को दिहाड़ी लगाने दें, कुछ तो उन्हें भी मुनाफा कमा लेने दें, नई फसल आने वाली है। और वो वज़रा भी, उनका ताल्लुक भी ज़िम्मेदार घरानों से था। ये क्या मामला है? बात करते हैं ज़ुबैर उमर से। अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़ुबैर उमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम समी साहब। ज़ुबैर साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये यकीनन जो तमाम इश्यूज़ हैं बड़े अहम हैं, वज़ीर आज़म बाहर के दौरे कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, और भी जिन हवालों से बात हो रही है, लेकिन गरीब आदमी जो महंगाई से पिस रहा है, महंगाई पर हम कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं देखते कि जिससे महंगाई में कमी हो। और ऊपर से इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ECC की मीटिंग में वज़रा ने कहा कि कुछ फार्मर्स को मुनाफा कमा लेने दें, वो खुद भी फार्मर्स थे। अच्छा, पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं क्योंकि मैं खुद ECC का मेंबर हूं और मैं भी उस मीटिंग का जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसमें मौजूद था, और बिल्कुल ये ऐसी बात ज़रूर आई थी और समरी आई थी कि जी कुछ सब्जियों पर, मिसाल के तौर पर टमाटर पर बैन लगा दिया जाए। अब पहली बात तो ये है कि वो तजवीज़ आई इसलिए थी कि महंगा हो रहा है टमाटर और प्याज और आलू वगैरह, तो इस वजह से तजवीज़ आई थी कि क्या करना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है मैंने जाने से पहले जिस दिन ECC हुई थी, गालिबन आप ही का प्रोग्राम या आपके चैनल पर कोई प्रोग्राम था और उसमें भी ये बात की गई थी, और अच्छा आपने मुझे मौका दिया। तो उस वक्त भी मैं सोचा था जो ECC में जो मौजूद है उनको बुलाएं ना, उनमें से किसी से पूछें। अब बाहर के लोगों को बुला के और ECC के अंदर की बातें जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती।
वहाँ तकरीबन 15 लोग बैठे होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं, सेक्रेटरीज भी होते हैं, मैं भी ईसीसी का मेंबर हूँ। आप कभी सोच सकते हैं कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस किस्म की बात करेगा, जी कमा लेने दें अभी लोगों को और फार्मर्स को कमाने दें? ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। पहली बात अच्छा, तो ये कि टमाटर पर बैन का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वजह क्या थी कि ओनियन और टोमेटो पर के एक्सपोर्ट पर फिर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? टमाटर तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा, तो बैन किस चीज का लगाते? मतलब वो कोई मुझे ये ला के नंबर्स बता दे कि टमाटर इतना एक्सपोर्ट। ओनियन की बात हो रही थी, तो प्याज की बात हो रही थी। जी, पहले तो टमाटर का मैंने आपको वो कर दी। देखें, ईसीसी में जब तजवीज़ आएगी, एक तो इकोनॉमिक्स में कोई एक फाइनल कोई वो नहीं होता कि जी ये रूल है और इसी के तहत एक सही तरीका ये है। ईसीसी में उसको डिबेट किया गया, बहुत से ऑप्शंस डिस्कस किए गए और ये सामने आया कि अभी जो नई फसल आने वाली है वो जैसे ही मार्केट में आएगी प्राइसेस नीचे गिर जाएंगी। सो दैट इज वाई, और हमने ये भी कहा कि इसको साथ साथ रिव्यू भी करते रहते हैं। उसको रिजेक्ट नहीं किया, वो आइटम जो था उसको प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं किया गया कि उसको डेली मॉनिटरिंग कर दिया गया, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन, जी मौखर कर दिया गया था। और मौखर करने का मतलब ही ये था कि ये बहुत अहम इशू है जिसे अवाम कन्फ्रंट करते हैं और उनके लिए जाहिर है अगर महंगाई है तो हुकूमत को कंसर्न होना चाहिए, इसलिए मौखर किया गया था कि ताकि उसको रोज़ बरोज़ एक रिव्यू किया जाए और नेक्स्ट ईसीसी जब होगी तो वो वापस ईसीसी के एजेंडे में दोबारा शामिल होगा। और ऐसा ये मैं आपको बता दूं कि वहाँ भी सब अच्छे लोग ही बैठे हैं और इस किस्म की कभी कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकती कि जी कमा लेने दिया जाए। और ये जिसने भी ये खबर दी है, मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। जुबैर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो मैंडेट था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, वो तो ये था कि महंगाई को ख़त्म करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगी। अब ये इतनी महंगाई हो गई है, ये बयान कीजिएगा कि ये सियासी हुकूमत है, इस महंगाई को कम करने के लिए कोई कदम उठा रही है? क्योंकि अभी सामने तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, कदम अभी आपने खुद जिक्र किया ईसीसी में डिस्कशन का, तो ईसीसी में दिस इज़ द हाईएस्ट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अब ये एक तरह से मिनी कैबिनेट है, उसमें अगर एक चीज़ आके डिस्कस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की तवज्जो तो है, पॉलिसी बनाना भी चाहती है। देखिए, एक होता है साइक्लिकल और सीजनल, जिसको आप कहते हैं एक इम्पैक्ट होता है कि जब भी इस साल, पिछले साल भी आप देख लें, उससे पिछले साल भी देख लें, तो इस वक्त कीमतें जो हैं टमाटर वगैरह की बढ़ती हैं क्योंकि नई जो खेप है वो अभी आने से पहले एक शॉर्टेज होती है, डिमांड सप्लाई का गैप होता है। उस डिमांड सप्लाई का गैप जब भी होगा तो प्राइस ऊपर जाएगी। वो जैसे ही नई फसल सामने आएगी, मार्केट में आएगी, प्राइसेस गिरना शुरू होंगे। इट्स अ सीजनल थिंग और ये हर साल होता है, ये कोई अभी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। इसका ना हुकूमत आटा जो है, आटे की महंगाई, वो उसका जो सीजन है उसको एडवांस कर दिया जाए। जुबैर साहब, ये आपने बयान किया, अपनी लिमिटेशंस बयान की, ये बयान कीजिएगा एक और दूसरा अहम मामला है जो रिपोर्ट हुआ है कि आईएमएफ के साथ जो हुकूमत की जो बातचीत चल रही है उसमें एक चीज़ ये तय की गई है कि बिजली के हवाले से जिस जगह से रिकवरीज कम है बिलों की, वहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा कर दी जाएगी। आपका कमेंट चाहूँगा इस पर कि ये नाइंसाफ़ी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उस इलाके में भी अपने बिल बड़ी दयानतदारी से पूरी तरह पे कर रहे होंगे, तो वो भी सजा भुगतेंगे अब लोड शेडिंग की। देखिए, ये एक कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अगर आप कराची के हवाले से देखें, जहाँ KESC जो कि पहले ही एक प्राइवेटाइज कर दी गई थी और वो पिछले काफ़ी सालों से काम कर रही है, तो कराची में ये फार्मूला एक प्राइवेट कंपनी ने तो बिल्कुल एक राइज किया हुआ था कि जो इलाके जहाँ से रिकवरी 100% है तो वहाँ लोड शेडिंग बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी। अगर कोई ख़राबी आती थी तो फिर जाके लोड शेडिंग होती थी। लेकिन जुबैर साहब, ये बेशक वो प्राइवेट कंपनी ने इसको राइज किया हुआ था, लेकिन ये तो गलत था। प्राइवेट कंपनी की गलत प्रैक्टिस को अब हुकूमत दूसरी जगहों पे भी राइज करेगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंपनी जब रन करती है तो कमर्शियल एंगल देखती है और एफिशिएंसी और हर चीज़ का एक प्रॉफिटेबिलिटी और आवाम की बेहतरी इन द लॉन्ग रन को देख के ही करती है, क्योंकि वो उसके कस्टमर और क्लाइंट होते हैं। तो वही चीज़ जो बाकी मुल्क में जब की जाएगी, एक इलाका है जहाँ से 100% रिकवरी हो रही है, एक्स इलाका, मिसाल के तौर पर लाहौर या इस्लामाबाद या गुजरांवाला में, तो वहाँ क्यों लोड शेडिंग की जाए? और जिन इलाकों से रिकवरी नहीं है, देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। अगर आप एक मोहल्ले में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं,
तो वहां से एक दबाव भी तो आना चाहिए अवाम के अंदर दरमियान से कि जी आप अपने बिजली के बिल पे करें। तो ये उसका दिफा करने के बजाय तो मेरा ख्याल है हमें ये कहना चाहिए कि अवाम को भी बढ़ के ये इस चीज़ का, और ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जिन जगहों से कराची में नहीं, लेकिन जुबैर साहब ये बेहतर ना होता कि हुकूमत उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले जो बिल नहीं पे करते, जो हुकूमत उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले जो बिल पे नहीं करते, क्योंकि जो रियासत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि जो नहीं बिल पे करता वो उससे बिल वसूल करे। जी देखें, बिल्कुल रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम माशाल्लाह 18 करोड़ अवाम, और दूसरी बात यह है कि समी साहब आपके पास एक हिस्ट्री भी है पिछले 10-12 साल में। मुशर्रफ साहब के मार्शल ने भी ट्राई किया था और फौजी भेजते थे कि किसी तरह से रिकवरी की जा सके, वो भी फेल हो गया। ये इस किस्म की देखें जो सेक्टर्स, जो कमर्शियल सेक्टर्स हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए कि जिनका जो काम है उनको करना चाहिए। हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो बिल कलेक्शन करे। कहाँ है हुकूमत के पास रिसोर्सेज के ये सब काम करें? कौन सी फौज हुकूमत के पास बैठी है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को भेजा जाए और बिल कलेक्शन की जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो उसका ज़्यादा अच्छा तरीका ये है जो कराची में एक तजर्बा, कामयाब तजर्बा है, उसको आप बाकी पाकिस्तान में होने से क्यों रोक रहे हैं कि जो कराची में शुरू में बिल्कुल ऐसा। जुबैर उमर साहब बहुत शुक्रिया जो ये कह रहे थे कि जो कराची में राइज तरीका है, जो निजी कंपनी का तरीका था, वही एक तरीका अभी सामने आया है कि कामयाब है और उसी की प्रैक्टिस की जाएगी, और जो लोग जब बिल नहीं देते जिस इलाके के, वहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा होगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और इसके बाद हम फार्मर्स एसोसिएट के सरबराह, उनके रहनुमा जनाब तारिक बुच्चा से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सब्जियों की शॉर्टेज का मामला क्या है, क्यों कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं और हुकूमत इस हवाले से बेबस नज़र आती है। ब्रेक पर जाने से पहले आपने गुफ्तगू सुनी जनाब जुबैर उमर की। हुकूमत ये समझती है कि ये हर साल कीमतों में इजाफा हो जाता है और अब सिर्फ जब नई फसल आएगी तो उसके नतीजे में ही कीमतों में कमी होगी। लेकिन अब हम बात करेंगे जो फार्मर्स एसोसिएट्स हैं पाकिस्तान के, उनके सरबराह जनाब तारिक बुच्चा से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये महंगाई का फिनोमेना क्यों है और इससे किस तरह से जान छूट सकती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब तारिक बुच्चा साहब। वालेकुम अस्सलाम समी साहब, शुक्रिया। तारिक साहब, पहले तो ये बयान कीजिएगा कि ये जो इस वक्त महंगाई है इसकी क्या वजह है? ये टमाटर, ये प्याज, सब्जियां, कभी पाकिस्तान की तारीख में इस कदर महंगाई नहीं हुई थी, अब ये क्यों हो गई? पहले तो भाई आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी लोग तारीख़ बनाने में बड़े माहिर हैं। हम तारीख़ रकम करने में बड़े माहिर हैं, किसी न किसी तरीके से हम तारीख़ रकम करते रहते हैं। इसलिए इस दफ़ा ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं ये भी तारीख़ी मामला है कि जो आपके प्राइसेस बढ़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें 3-4 बहुत ज़रूरी अनासर हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। नंबर 1, आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर मैं टमाटर की मिसाल लूँ तो 3.5 लाख एकड़ पे टमाटर लगता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से उधर से इन्होंने बावजूद हमारी फसल अच्छी होने के भारत से भी टमाटर इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ प्राइस बहुत कम हो गई और किसान बददिल हो गया। चुनाचे उसने इस दफ़ा बजाय 3,50,000 के 1 लाख एकड़ पे टमाटर कम बोया। दूसरी तरफ भारत में महंगाई हो गई, उनकी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, उधर भी क्रॉप ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ से भी टमाटर इंपोर्ट नहीं हो सका। हमने यहाँ से लास्ट ईयर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की तो भारत के यहाँ चूँकि अपनी क्रॉप बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने हमसे नहीं ली, तो हमारा टमाटर ख़राब हो गया। इन तमाम अवामिल से पाकिस्तानी फार्मर्स ने फ़ैसला किया कि ये अब मनफियत बख्श सौदा नहीं है, क्योंकि आखिर कुछ ना कुछ तो चाहता है ना कि किसान भी, उसको भी कुछ मुनाफा मिले ताकि वो भी अपनी ज़्यादा राह और अपने गुजारे के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर सके, क्योंकि सिर्फ खुराक पे तो उसका इन्हिसार नहीं है, कपड़ा भी चाहिए, तो ये पढ़ाई बयान भी कीजिएगा। चाहिए। ये तो तारिक साहब, ये आपने टमाटर की कहानी तो सुना दी, जो लेकिन जो दूसरी सब्जियां हैं जी वो भी सारी की सारी कम काश्त हुई हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, प्याज में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। प्याज में भी इंडिया से और बहुत ज़्यादा चाइना से फ़ौरन इंपोर्ट किया गया। उसका नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ शॉर्टेज हो गई और फिर किसानों ने ये फ़ैसला किया। फिर जैकबाबाद में इस दफ़ा जहाँ से ज़्यादा आता है प्याज, इनिशियल क्रॉप आती है, उसकी इनिशियल
सोइंग ही नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वहाँ से ये फसलें नहीं आ सकी, जिसकी वजह से प्राइस में यानी आप यूँ समझ लें होशरुबा इजाफा हो गया। लेकिन मैं ये एग्री करता हूं। एक मुझे अगर इजाजत दें यहाँ पर एक सवाल करने की, समझने के लिए कि जब गुज़श्ता साल हमारी फसलें भी अच्छी थी, जैसे आपने टमाटर का बताया, तो फिर उसको क्या जरूरत थी मजीद टमाटर इंपोर्ट करने की? इसके पीछे क्या मंतक थी? देखिए, ये इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, ये तो जो पॉलिसी साज इदारे हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि रेगुलेटरी इदारे तो वही हैं, उनको इसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिक जो फिनोमेना होता है उसमें सप्लाई और डिमांड को मैनेज करना होता है, ताकि आपकी डिमांड से सप्लाई मैच करती रहे और आपको एक मतवाजन कीमतें मिलती रहें। दूसरी बात, आपने कहा कि गरीबों के ऊपर बड़ा असर पड़ा, तो सर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आबादी का अभी भी 68% हिस्सा गांव में रहता है, जिसमें 95% जो फार्मर हैं वो गरीब हैं, क्योंकि उनकी 5% से कम ज़मीन, 5 एकड़ से ज़मीन कम है। चुनाचे अगर उनको मुनाफा नहीं मिलेगा, उनका ख़र्चा नहीं चलेगा, तो वो ला महला दूसरी क्रॉस की तरफ मुतवज्जे होंगी। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने पिछले 1-2 बरस से मैंने ये महसूस किया है कि फौरी तौर पर ज़राअत पर तवज्जो देना बंद कर दी है। मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, और उनके नज़दीक सिर्फ एनर्जी एक ही इशू रह गई है, और एनर्जी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हम ट्यूबवेल नहीं चला सकते। और अब ट्यूबवेलों के बिलों का ये हाल है कि छोटे से छोटे ट्यूबवेल का बिल जो है वो भी 25 से 50 हज़ार रुपये तक आता है, जो किसान की इस्तिताअत से बाहर है। जैसे अब ये शहर में भी हो जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आपका अगला सवाल आने से पहले, कि आप अभी टमाटर, प्याज और आलू को परेशान है। आलू तो खैर 1 दिसंबर के बाद वैसे ही सस्ता हो जाएगा, हमारी नई क्रॉप आ जाएगी, क्योंकि पिछले 5 बरस में किसान को कभी भी 7 से 8 रुपए जो है ना कि इसकी प्राइस कभी भी इससे बेहतर प्राइस नहीं मिली, बावजूद इसके कि हम जो सारिफीन शहर में रहते हैं उनको ये कभी भी 30 रुपए से सस्ता नहीं मिला, जो आजकल इतना महंगा मिल रहा है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि आने वाले सालों में आपको तैयार होना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र शहरी भाइयों की है, क्योंकि किसान जो है ना वो अपनी ज़रूरत की गंदम या आटा जो है ना अपना ब्रोकर कर लेता है। एक मिनट मेरी बात सुन लें, एक मिनट मेरी बात सुन लें, क्योंकि ये इतना सख्त संगीन मसला है जिसकी मैं निशानदेही करना चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में आपके पास गंदम की प्राइस भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड है। अच्छा, ये तो आपने बयान किया, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है, आप बता रहे हैं कि आलू जो है वो दिसंबर में फसल आएगी, सस्ता हो जाएगा। ये बयान कीजिएगा जो दूसरी सारी सब्जियां हैं, दूसरी चीज़ें हैं, मसलन जिस तरह से चावल है, आम सब्जी है, अब फौरी तौर पर कौन से स्टेप्स हुकूमत उठा सकती है सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए, जिससे ये जो कीमतों की जो है उसमें कुछ कमी वाक़या हो, लोगों को कुछ थोड़ा रिलीफ मिले? सर, अगर मैं ईमानदारी से कहूं और ये समझा ना जाए कि मैं कोई किसी को नुक्ताचीनी कर रहा हूं, मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत के पास इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। उसकी वजह ये मैं बयान करता हूं कि देखिए, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी इनपुट की कीमतों का तयन करना ज़रूरी है कि वो किधर जा रही हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ ज़रई पैदावार में जो इनपुट्स होती हैं, मदाखिल कहते हैं जिसे, उस पर GST नाफिज है 19% तक की। मुझे ये बताएं कि 19% GST अदा करने के बाद 120 से 25 रुपए लीटर डीजल की कीमतों के बाद, बिजली ना होने के बाद, इन सारी चीज़ों के अलावा डॉलर की कीमत जहां जा चुकी है, हमारी दूसरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी दूसरी जो खादें हैं, उनकी कीमतों में होशरुबा गिरानी के बाद आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी? मेरा ख्याल है अब ये सस्ती मिलने के सोच को अच्छा, एक और सवाल तारिक साहब, एक और सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है, इसका फ़ायदा फार्मर्स को हो रहा है? कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तो मिडल मैन है जो पैसे बना रहा है, जो इसको बोने वाले हैं, जो मेहनत करके इसको ज़मीन का सीना चीर कर इसको उगाते हैं, उनको तो शायद इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। उनको तो कभी भी नहीं मिलता। पहले मैंने आपको बताया पिछले 5 बरस में। कौन लोग हैं जो सारा मुनाफा लेके जा रहे हैं? सर, ये आपके और मेरे दोस्त हैं जो मिडिल मैन हैं, जो ताजिर हैं, जिनको कोई दिलचस्पी नहीं, ना वो सन ऑफ सॉइल हैं, ना उनको कोई दिलचस्पी है आवाम के साथ, ना उनको दिलचस्पी है किसान के साथ।
ना उनको दिलचस्पी है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के साथ। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है मुनाफाखोरी। मुझे बताएं कि चीनी की कीमतें बढ़ाने की क्या वजह है, जब आप किसान से गन्ना उसी कीमत पर वसूल कर रहे हैं जिस कीमत पर आप पिछले साल वसूल कर रहे थे। तो ऐसा कौन सा तूफान आ गया जिसमें आप चीनी की कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं? इसी तरह चावल की कीमत में भी इजाफा। अच्छा, ये जो मिडल मैन है, ये बयान कीजिए तारिक साहब कि ये जो मिडल मैन है, इसका रोल क्या ख़त्म हो सकता है? दुनिया में कहीं कोई इसकी मिसाल मौजूद है? पाकिस्तान में हम कर सकते हैं? देखिए जी, दो तरीके होते हैं, मैं बताऊं आपको। पाकिस्तान में भी हो सकता है, दुनिया में भी होता है। दुनिया में दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक ये होता है कि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को या तो सब्सिडी दी जाती है, और दूसरा तरीका ये होता है कि जहां भी आपने सारिफीन को मुनासिब दामों पर चीज़ें फराहम करनी हों, तो वहाँ कोऑपरेटिव स्टोर्स के ज़रिए वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें गंदम जो कीमतें होती हैं वो हुकूमत बर्दाश्त करती है, उसमें जो एक्सेप्टेबल जो मुनाफा या इजाफा होता है। दूसरी तरफ जो दाखिल पर सब्सिडी है, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हुकूमत के ना बस में है और ना हम डिमांड करते हैं। हम तो सिर्फ ये डिमांड करते हैं कि मुझे ये बताइए कि आप ऐसे सौदे में क्यों मुलव्वस हैं जिसमें आप 25 से 35 अरब रुपया कमा के 325 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। यानी मुदाखिल पर GST लगाकर 300 साढ़े 300 अरब का आपका प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है, चीज़ों में महंगाई हो रही है। ये कहाँ की मईशत का तरीका है? ये कौन एक्सपर्ट्स हैं जो इसको इस तरह मैनेज कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक बुचा, जो कह रहे थे कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से पिछले साल जबकि बहुत अच्छी फसल हुई थी टमाटर की, फिर भी इंपोर्ट किया गया और जिसकी वजह से कीमत में बहुत कमी हुई, काश्तकार को नुकसान हुआ और इस दफ़ा उतने रकबे पर नहीं बीजे गए टमाटर, जिसकी वजह से इनकी कमी है। और फिर दूसरा, जो इस वक्त सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा है, उसकी वजह मिडल मैन का किरदार है, और वो मिडल मैन उसी वक्त ख़त्म हो सकता है जब हुकूमत सब्सिडी ज़्यादा देगी और कोऑपरेटिव्स ज़्यादा कायम की जाएंगी। तारिक बुचा का ये कहना था कि आने वाले वक्तों में ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में मज़ीद महंगाई होगी और लोग खासे परेशान होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर अब हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा जनाब जान अचकज़ई से, और उनसे जानेंगे कि इस वक्त मुज़ाकरात की तालिबान के साथ क्या सूरत हाल है और क्या जमीयत उलमा इस्लाम नेटो के ख़िलाफ़, नेटो सप्लाईज़ के ख़िलाफ़ जो धरना है उसमें शिरकत करेगी। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। तालिबान से मुज़ाकरात का मामला इस वक्त इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार है। हुकूमत ये कहती है कि तालिबान बड़े खफा हैं, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दूसरी जानब तालिबान ये कहते हैं कि अमरीकी हुकूमत की पिट्ठू है पाकिस्तानी हुकूमत, इसलिए इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन कुछ मजहबी सियासी जमातें कह रही हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात करेंगे, और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप इन जमातों में से पेश है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के तर्जुमान जनाब जान अचकज़ई साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुज़ाकरात का मामला किस तरह उनकी जमात परस्यू कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अचकज़ई साहब। जी समी इब्राहिम साहब, शुक्रिया आपका। अचकज़ई साहब, ये बयान कीजिएगा कि हुकूमत तो ये कह रही है कि तालिबान इस वक्त बड़े खफा हैं, उनसे गुफ्तगू नहीं हो सकती, तालिबान भी कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे बात। ये बयान कीजिए कि अब इस जो ये गैप आ गया है, इसको फिल करने के लिए आपकी जमात कोई अमली इक़दामात कर रही है, कोई बिहाइंड द सीन राब्ते हो रहे हैं? देखिए समी इब्राहिम साहब, जो मददगार माहौल था वो उस शाम को ख़त्म हो गया जब ड्रोन के हमले में अकीमुल्लाह मसूद की को निशाना बनाया गया। हम समझते हैं कि अब वो राब्ते नहीं रहे और नए राब्तों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने तजवीज़ दी है कि वही जरगा जिसकी जो फरवरी 2013 में एक इजलास इस्लामाबाद में हुआ और तमाम कौमी क़यादत ने उनको मैंडेट दिया, उसको फिर बुलाया जाए ताकि हम नए राब्तों के लिए कोशिशें करें। और आपको मालूम है कबायली आवाम जो है वो रियल स्टेक होल्डर हैं, लिहाजा उनको जो है हमने फिर इन्वॉल्व करना है। रही ये बात कि सब पे इस पे हमारा सबका इत्फाक रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो फाइनल सलूशन है, लेकिन एक जज्बाती माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक चैलेंज है। लेकिन हम हुकूमत की मावनत के लिए
ये जरगा बुला रहे हैं और इस सिलसिले में नए आइडियाज़ देंगे और कबायली आवाम की राय भी लेंगे ताकि हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। रही ये बात कि जो जज्बाती माहौल था उसके लिए चंद हफ्ते या चंद दिन तो गुजर गए, लेकिन हम समझते हैं कि उम्मीद है हम आगे बढ़ेंगे और हम अपनी कोशिश करेंगे, नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ेंगे। अचकज़ई साहब, ये ड्रोन हमला अमेरिका ने किया जिसमें हकीमुल्लाह महसूद मारे गए, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने जो 9 सितंबर को मैंडेट दिया था मुज़ाकरात का, ये बयान कीजिएगा कि वो जो मैंडेट है वो इस ड्रोन हमले से किस तरह पारा पारा हो गया और अब इस क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के लीडरान को बिठाकर ये बात करने की कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं या वो एक्शन चाहते हैं, क्योंकि हमारी क़यादत तो ये मैंडेट दे चुकी है। देखिए, मैंडेट आज भी है, हुकूमत को सब ने दी है, लेकिन इस वक्त आइडियाज़ की कमी है। हमने नए राब्तों के लिए कोशिश करना है, हमने कबायली आवाम को जो है इसमें इन्वॉल्व करना है और हुकूमत के पास ये आइडियाज़ मेरे ख्याल में अगर जरगे के ज़रिए आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम हाथ पे दरे नहीं बैठ सकते। हमने आगे बढ़ना है, कोशिशें करनी और ये मैकेनिज़्म हमने देना है, क्योंकि जो माजी में राब्ते अभी जो हुकूमत ने कोशिशें की हैं वो राब्ते इब्तदाई थे और वो ऐसे राब्ते थे जिस तरह आप एक कोरियर के ज़रिए आप पैगामात भेजते हैं, लेकिन प्रॉपर मैकेनिज़्म की तरफ हमने अभी बढ़ना था। ड्रोन ने उन तमाम जो कोशिशें थी या जो होने जा रही थी उन पे पानी फेर दिया है, लेकिन क्या हम एक तीसरी कुव्वत को मौका देंगे? क्या हमारी जो कोशिशें उनको यरगमाल बना सके? और क्या अगर इसी तरह ड्रोन हमले होते रहे तो क्या हम अमन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे? ये सवाल तालिबान के लिए भी है, हमारे लिए भी है और दूसरे क़ुव्वतों के लिए भी है, क्योंकि अमन हमारी ज़रूरत है। क्या हमें अमन सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क की ज़रूरत है, लिहाजा हमने बढ़ना है चाहे जितनी भी मुश्किलात हैं, क्योंकि हमें पहले भी मालूम था कि स्पॉयलर्स होंगे, मुल्क में भी होंगे और मुल्क से बाहर भी होंगे। ये वाक़या बहुत अलमनाक था, इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं जिनमें तालिबान ने अगरचे जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किल बना दिया था मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, तो ये भी इसी तरह मुश्किल है। आपने बड़ा तफसील से अपना मौक़िफ़ बयान किया। एक और अहम मामला जिस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा, 23 तारीख को तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो नेटो सप्लाईज को रोकेंगे, धरना देंगे। आप बयान कीजिएगा, आप उनका साथ देंगे? हमने तो उस करारदाद की हिमायत की थी और वो मुतफ़िका करारदाद था जो केपी की असम्बली ने ड्रोन के हवाले से, नेटो सप्लाई के हवाले से मंजूर किया था और वो अंडरस्टैंडिंग यही थी कि सूबाई हुकूमत जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए नेटो सप्लाई रोकेंगी। लेकिन अब PTI ने माइंड चेंज कर दिया, वो कहते हैं हम पार्टी लेवल पे ये सप्लाई रोकने के लिए एक टोकन धरने की बात कर रहे हैं, एक नुमाइशी धरने की बात कर रहे हैं। जब आप सूबाई हुकूमत को मुलविस नहीं करेंगे, इसका मतलब है वो तो दूसरी पार्टियां भी करेंगी, जमात इस्लामी भी कर चुकी है, तो इस धरने और उस धरने में क्या फ़र्क है? इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं हैं, क्योंकि आप समझते हैं अगर वाकई आप सीरियस हैं तो आप जो मरकजी हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं वो आप भी करें, और अगर आप भी कर रहे हैं इसी तरह टोकन तो मैं भी कर सकता हूं, दूसरी अपोजिशन की पार्टियां भी कर सकती हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि सूबाई हुकूमत ये कहे कि वाकई हम ड्रोन को एक नेटो को सप्लाई को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, इस हुक्म के जरिए बंद करना चाहते हैं, फिर हमारा मैसेज जो है सीरियस होगा और इफेक्टिव होगा। लेकिन पार्टी के लेवल पे इस तरह का टोकन एहतजाज मेरे ख्याल में पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो सही है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जान अचकज़ई साहब, जो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो धरना देने जा रही है ये नुमाइशी है, ये सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग है, क्योंकि जो सूबाई असम्बली में KP के असम्बली में जो करारदाद पेश की गई थी, मंजूर की गई थी, उसके मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए रोकना था नेटो सप्लाईज़ को, जो अब नहीं किया जा रहा। और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो तहरीक इंसाफ है, उसकी क़यादत ने यह फ़ैसला किया है कि ये पार्टी सतह पर मामला उठाया जाएगा। इसलिए उनकी गुफ्तगू से इस बात का बिल्कुल इजहार था कि शायद जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है वो नेटो सप्लाईज़ को रोकने के लिए जो धरना है उसमें शिरकत नहीं करेगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। जनूबी अफ्रीका में पहुँच चुकी है टीम, कल पहला T20 मैच है, कैसी होगी परफॉर्मेंस और किस तरह हालात बेहतर हो सकते हैं, बात करेंगे मारूफ क्रिकेटर मोहसिन हसन खान से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है, कल पहला T20 खेला जाएगा और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 2 खिलाड़ी हमारे शोएब मलिक और अब्दुल रज़ाक, उनको ड्रॉप कर दिया गया है।
बताया जाता है कि उनकी इंजरी की वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया है। कहाँ ये इंजरी हुई, कब हुई, इसके हवाले से अभी तफसीलात नहीं है। कैसी परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान टीम की और इस वक्त जो मसाइल हैं उनका क्या हल हो सकता है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर और साबिक कामयाब कोच जनाब मोहसिन हसन खान, जो जिस वक्त टीम के कोच थे तो टीम ने बहुत कामयाबियां हासिल की, और उनके साथ हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह भी होंगे। मैं मोहसिन हसन खान साहब से सवाल करने से पहले सना की तरफ जाऊंगा और उनसे ये जानूंगा, सना ये बताइए कुछ पता चल सका कि ये अब्दुल रज़ाक और शुएब मलिक को इंजरी कब हुई थी और किस तरह से इंजरी हुई है? जी समीर साहब, बिल्कुल उनको ड्रॉप किया गया, ये तो ताज़ा खबर हो सकती है, लेकिन वो इंजर्ड थे ये ताज़ा खबर नहीं है, क्योंकि 4 रोज़ पहले जब आखिरी T20 मैच खेला गया था दुबई में, तो जो शुएब मलिक थे उनकी फिंगर पे इंजरी हुई थी और वो काफ़ी शदीद किस्म की थी, और अब्दुल रज़ाक भी काफ़ी फिट दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन ये बात टीम मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों से छुपा के रखी है, और शुएब मलिक को लेके गए हैं बजाय इसके कि क्रिकेट बोर्ड इस बात पर एक्शन लेता कि टीम मैनेजमेंट ने इनको बताया क्यों नहीं। बोर्ड बल्कि आगे से ये प्रेस रिलीज कर रहा है कि जहाज़ में सफ़र किया है शुएब मलिक ने, जिसकी वजह से जो उंगली की जो इंजरी है वो ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गई है, जख्म ज़्यादा खराब हुआ, इसलिए अब दोनों वापस आ रहे हैं और मुतबादल खिलाड़ी नहीं होंगे दोनों के। अच्छा मोहसिन हसन खान साहब, आपने ये सनाउल्लाह की भी बात सुनी, ये बयान कीजिएगा इस वक्त जो मामला जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड उनको हल करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो खिलाड़ी इंजर्ड थे ऑलरेडी उनको साउथ अफ्रीका का ट्रैवल भी कराया गया, क्या ये किस तरह मामला सारा ठीक होगा बोर्ड का? समीर साहब, पहले तो आपको, सनाउल्लाह को और सारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस पे आऊँगा कि देखिए ये तो एक मजाक लग रहा है, एक जोक लग रहा है। इट्स पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हमारे यहाँ एक खेल नहीं है। पाकिस्तान में अब क्रिकेट जो है वो एक कल्चर का हिस्सा बन गया है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चियाँ, लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, हाजत की नफलें पढ़ते हैं, शुक्राने की नफलें पढ़ते हैं। कि यहाँ तक स्टेज बन गई है कि क्रिकेट खून में बस गई है बिल्कुल। और इस तरह की बातें सुनने के, जैसे अभी सनाउल्लाह ने बताया कि प्लेयर्स ने मिस इन्फॉर्म किया था इंजरी के बारे में, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस। और आप यकीन कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई तौबा नाउज़ुबिल्लाह बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब मुझे एजाज भट्ट साहब ने कोच की ये फ़राइज़ अंजाम कर दिए थे, तो मैंने मेक श्योर किया था कि टूर पे जाने से पहले एक एक लड़का सीनियर से लेके जूनियर तक उसका पूरा टेस्ट होगा, और चाहे वो कितना भी वो करे, लेकिन उसका हमारी एकेडमी में टेस्ट कराया उसकी फ़िटनेस का, फिर हम उसको टूर पे लेके गए। हाँ, टूर पे इंजरी हो जाए वो दूसरी बात होती है, लेकिन टूर पे जाने से पहले इंजरी हो और उसको छुपाया जाए और मैनेजमेंट से छुपाया जाए, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस। आप अपने साथ नहीं, अपनी टीम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा मोहसिन हसन खान साहब, जब जो बोर्ड के चेयरमैन है नजम सेठी साहब, वो बार बार कहते हैं जब भी उनसे बात की जाती है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो मामलात को ठीक नहीं कर सकते। आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो सब कुछ तो खुद कर रहे हैं, कप्तान भी बना रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं वो? समी भाई, आपने मेरा ख्याल जवाब तो दे दिया है तकरीबन। उस पर भी मैं कहूँगा कि डेफिनेटली अब देखिए टीम बग़ैर कप्तान की तो नहीं जा सकती, बग़ैर मैनेजर के तो नहीं जा सकती, लेकिन ये कि आई थिंक दूसरे जो इख्तियारात हैं वो क्रिकेट बोर्ड के जो रोज़मर्रा के जो चलने हैं, जैसे वो कहते रहते हैं कि एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सारी कुछ सैलरीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को वो नहीं देख पा रहे हैं, उनको नई इख्तियारात मिल रहे। मैं सिर्फ इस पर एक बात ये कहूँगा, मैंने पहले भी एक दफ़ा कही थी, आई थिंक शायद मैं दुनिया टीवी पे बात कर रहा था, कि मैंने कहा था कि अगर नजम सेठी साहब को पूरे इख्तियारात नहीं मिल रहे और वो एक काबिल इंसान है, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, माशाल्लाह वो दुनिया देखे हुए इंसान है, बड़े एक्सपीरियंस इंसान है, क्रिकेट की नॉलेज नो डाउट उनको वो नहीं है जो एक बहुत ही एक्स क्रिकेटर को या किसी क्रिकेट एक्सपर्ट को होती है, लेकिन बहरहाल वो समझदार इंसान है। उनको चाहिए था कि कोर्ट से या गवर्नमेंट से वो ये बात क्लियर करवाते कि मुझे जब चेयरमैन बनाया जा रहा है तो मुझे कंप्लीट इख्तियारात दिए जाएं कि मैं किसे रख सकूं, किसे ना रख सकूं, किसे निकाल सकूं, किसे ला सकूं, तो टीम की बेहतरी के लिए। बिकॉज यही सुना गया था कि नजम सेठी साहब को जो चेयरमैन बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर अपने नवाज शरीफ साहब ने,
वो टीम बेहतरी लाने के लिए बनाया गया है, हर किस्म की बेहतरी, फाइनेंस की बेहतरी, खेल की बेहतरी, डिसिप्लिन की बेहतरी, दूसरी मैनेजमेंट की बेहतरी। तो वो अब अगर उनको नहीं करने को मिल रहा तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। अच्छा मोहसिन, आप बड़े कामयाब कोच भी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब नया खून को आना चाहिए, इन प्लेयर्स को तब्दील कर देना चाहिए। तो नया खून भी है वो तो तभी आएगा जब उसकी कोई थोड़ी सी ग्रूमिंग हो चुकी होगी। क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिससे जो एक हमारी शान होती थी क्रिकेट, जब लोग उम्मीद करते थे, तवक्को करते थे और प्लेयर्स भी वैसा ही परफॉर्म करते थे कि वो दिन दोबारा लौट आए। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने समी भाई। हम जब ग्रूम हुए थे तो हम 3-3, 4-4 यंग लड़के ग्रूम होते थे। कभी ये नहीं होता था कि 8-8, 10-10 नए लड़के आ गए। और बेस्ट तरीका यही होता है कि आप 2 से 3 लड़के सीनियर प्लेयर्स के साथ उन्हें ग्रूम करें स्लोली एंड ग्रेजुअली, कि वो सीनियर्स की कंपनी में रहते हुए उनसे हर तरह से हर चीज़ सीखें, खेलने का तरीका भी सीखें, डिसिप्लिन भी सीखें, अपने आप को किस तरह एक एम्बेसडर की तरह चलाना है पाकिस्तान टीम के साथ, वो हर चीज़ ये सारी सीखने की। लेकिन हमारी यहाँ प्रॉब्लम पता क्या हो रही है समी साहब, जो मुझे देख के अफसोस हो रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो एक्नॉलेज किया मेरी सर्विसेज का एज ए कोच की कामयाबी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। उसकी वजह सिर्फ ये थी समी साहब, मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ कि जो मेरा सीनियर मोस्ट प्लेयर था यूनुस खान और जूनियर मोस्ट प्लेयर था जुनैद खान, ये 16 प्लेयर्स को मैंने एक बात कही थी कि देखो बेटा, तुम में से सब ग्रेट प्लेयर्स हो गए लेकिन पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। अगर किसी भी लड़के ने अपना 100% अपनी टीम को नहीं दिया और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, या मैं चीमा साहब की भी बहुत तारीफ़ करूंगा, जो मैनेजर थे नवीद अकरम चीमा साहब, उन्होंने भी बहुत अहम रोल अदा किया डिसिप्लिन के मामले में। और आप देखिए हम 3 कंसेक्यूटिव सीरीज़ खेले, उसमें आपको ना कोई कंट्रोवर्सी सुनाई दी, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सुनाई दी, हिस्ट्री क्रिएट की हमने, इंग्लैंड का वाइट वॉश किया। फिर दूसरी बात, नए लड़के ग्रूम किए, अजहर अली, असद शफीक, जुनैद खान, ये तीनों यंग ब्लड बिल्कुल नए लड़के, ये 3 हम लेके आए जो आज तक खेल रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं उस बात पे तो नहीं जाऊंगा कि मैं टीम में किस तरह हटा और क्या उसके पीछे पूरा खेल खेला गया उन कुछ उन लोगों ने जो पाकिस्तान की क्रिकेट की भलाई नहीं चाहते। और मैं आई एम श्योर कि इंशाल्लाह नहीं, लेकिन मोहसिन अगर ये बातें आप मोहसिन मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगा, अगर ये सारी बातें आप कौम को नहीं बताएंगे कि आपको भी निकालने में क्या साजिश हुई और वो कौन से हाथ थे, तो किस तरह से बेहतरी आएगी? लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और क्रिकेट के साथ इतना बुरा सलूक किया गया? ये तो कौम डिजर्व करती है कि आप बताएं कि हुआ क्या था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी कौम को बताऊं। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा प्लान था कि मैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से मिलूंगा और उनको पूरी डिटेल बताऊंगा कि एक टीम जो कामयाबी की तरफ जा रही है, लगातार 3 सीरीज़ जीतते, श्रीलंका तीनों फॉर्मेट में हराया, फिर बांग्लादेश जाके, जो कि मुश्किल आसान काम नहीं है, उसको वहाँ हराया, फिर उसके बाद इंग्लैंड का वाइट वॉश किया जो कि हिस्ट्री क्रिएट की। तो मैं सोचा था मैं नवाज शरीफ साहब के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि उन्होंने नजम सेठी साहब को अपॉइंट किया और ये किया कि बेहतरी की तरफ लाने के लिए हर चीज़ को, और मैं नजम सेठी साहब का प्रोग्राम देखता रहता था, मैं उनको बड़ा काबिल इंसान है, बड़े दुनिया देखी हुई है। तो मोहसिन साहब देखें, मोहसिन साहब इसमें तो कोई शक नहीं कि वो बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते थे, लेकिन क्रिकेट के मामलात को समझना और क्रिकेट को बेहतर बनाना, आप समझते हैं वाकई वो इस बात के कैपेबल थे? देखिए मैं इसी बात पे आने लगा था और आपने बड़ी अच्छी से खूबसूरती से सवाल कर दिया है कि देखिए क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये पॉलिटिक्स से बिल्कुल हट के क्रिकेट एक अलग दुनिया है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक चेयरमैन को चाहे वो क्रिकेटर ना भी हो, नूर खान साहब क्रिकेटर नहीं थे लेकिन कमाल के चेयरमैन थे, हफीज़ कारदार साहब क्रिकेटर थे और कमाल के चेयरमैन थे। तो दैट मीन्स मैनेजमेंट शुड बी डन। इसी तरह आरिफ अली खान अब्बासी साहब जो थे वो क्रिकेटर नहीं थे टॉप क्लास, लेकिन बड़े अच्छे चेयरमैन थे। एजाज भट्ट क्रिकेटर थे लेकिन एजाज भट्ट ने भी बड़े अच्छे काम किए अपने ज़माने में।
कहने का मतलब ये कि जो जो क्रिकेट मैनेजमेंट है वो चेयरमैन के लिए उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नजम सेठी साहब जल्द से जल्द, और प्लीज़ खुदा के वास्ते उन लोगों को दूर रखें क्रिकेट बोर्ड से जिन्होंने पिछले एक चेयरमैन को, ज़का अशरफ को मिसगाइड किया। और वो मिसगाइड होने की वजह से आपको पता है वो जो हमारी टीम जो एक कमाल की जेल हो गई थी, समी साहब इतनी ऐसे जो ताकतवर मुट्ठी की तरह बन गई थी, उसको तोड़ दिया गया सिर्फ चेयरमैन को गलत मिसगाइड करके। तो यहाँ पे मैं इनसे कहूँगा अपने नजम सेठी साहब से, अगर वो मेरी बात सुन रहे होंगे या उन तक पहुँचेगी, कि प्लीज़ उन लोगों से होशियार रहें कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बादी की तरफ ना ले जाएं, बेहतरी की तरफ लाने के लिए उन लोगों के साथ वो करें। और बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया जो ये कह रहे थे कि क्रिकेट का जो चेयरमैन है उसको क्रिकेट की बहुत समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर समझ नहीं होगी तो मामलात को किस तरह ठीक करेगा। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, और इस दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि खुदा ताला हमारी क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका में भी कामयाबी दे, और अल्लाह ताला वो इज्जत और वो जो स्किल्स होती थी हमारे प्लेयर्स में वो दोबारा वापस पाकिस्तान की टीम को हासिल हो सके। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।